गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर हंसराज सोनी, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज शाहपुरा भीलवाड़ा। इससे पहले वाली क्लास में हमने आपके जो बीए पार्ट सेकंड है, इसका जो द्वितीय प्रश्न पत्र है हिस्ट्री ऑफ राजस्थान विषय के अंतर्गत हमने राजस्थान के इतिहास के नामकरण के संदर्भ में जाना था। साथ ही साथ में पुरातात्विक स्रोतों के संदर्भ में भी जाना था कि पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं, इतिहास के निर्माण की दृष्टि से पुरातात्विक स्रोतों को क्या भूमिका रही है, क्या उनके महत्व हैं, इतिहास के निर्माण में इन्हें सबसे प्रमाणिक स्रोत क्यों माना जाता है, सबसे विश्वसनीय स्रोत क्यों माना जाता है। साथ ही यह भी जाना था कि कौन कौन से पुरातात्विक स्रोत राजस्थान के इतिहास से संबंधित हैं। आज हम उसी लेक्चर की अगली कड़ी के अंदर राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोतों के रूप में जो हम पुरातात्विक स्रोतों को लेंगे, इसके अंदर राजस्थान के इतिहास और कला और संस्कृति के संबंधित जो महत्वपूर्ण जो शिलालेख हैं राजस्थान से संबंधित, उन शिलालेखों का अध्ययन करेंगे और ये जानेंगे कि इन शिलालेखों से राजस्थान के इतिहास, राजस्थान की ऐतिहासिक घटनाओं, राजस्थान के सांस्कृतिक इतिहास के निर्माण की दृष्टि से इन शिलालेखों में से क्या जानकारी प्राप्त होती है और ये किस प्रकार इतिहास के निर्माण में इनकी जो भूमिका रही है। तो राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोतों के रूप में आज हम पुरातात्विक स्रोतों के ऊपर चर्चा करते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हम अभिलेखों के ऊपर चर्चा करेंगे। इससे पहले वाली क्लास में हमने चर्चा की थी कि राजस्थान से संबंधित जो है अभिलेख है, मूल रूप से उसे 3 श्रेणियों के अंदर रखा गया था, जिसके अंदर राजकीय शिलालेख, निजी शिलालेख और प्रशस्तियों के रूप में। इस लेक्चर के अंदर आपको तीनों ही प्रकार के शिलालेखों से संबंधित जानकारी हमें प्राप्त होगी। और जैसे भाषागत आधार पर मैंने बताया था कि लिपिगत और भाषागत आधार के ऊपर कि राजस्थान से संबंधित जो शिलालेख है मूल रूप से जो ब्राह्मी लिपि के अंदर लिखे गए हैं और इसका कुटिल लिपि के अंदर और महाजनी लिपि के अंदर हमें उपलब्ध होते हैं। भाषागत दृष्टि से संस्कृत भाषा के अंदर लिखे गए हैं, गुप्तकालीन जो लिपि है उस प्राकृत भाषा के अंदर लिखे हुए मिलते हैं जो कि अशोककालीन है। इसके अलावा संस्कृत भाषा के हिंदी और फारसी भाषा से संबंधित शिलालेख मिलते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं राजस्थान के इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोतों के रूप में जो अभिलेख हैं, जिसके अंतर्गत राजस्थान का सबसे प्राचीनतम शिलालेख, राजस्थान का सबसे प्राचीनतम जो शिलालेख है वो बडली का शिलालेख है। वो लगभग 443 ईसा पूर्व का ये शिलालेख है। बडली जो कि अजमेर के पास एक छोटा सा गांव है, उस गांव के अंदर ये शिलालेख जो है लगा हुआ था। अगर भाषागत या लिपिगत आधार के ऊपर देखें तो इसकी जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि है, यानी कि ये ब्राह्मी लिपि के अंदर जो है उत्कीर्ण किया गया है, जो मूल रूप से जो है अशोक काल के अंदर ये ब्राह्मी लिपि का जो है प्रयोग इसमें किया जाता था। और वर्तमान में यह अजमेर संग्रहालय के अंदर जो है इसे सुरक्षित रखा गया है इस शिलालेख को। तो राजस्थान का सबसे प्राचीनतम शिलालेख की अगर हम बात करें इतिहास से जानकारी से तो वह है बडली का शिलालेख। इस शिलालेख के अंदर कुछ ऐतिहासिक या सांस्कृतिक इतिहास से संबंधित कुछ जानकारी हमें प्राप्त होती है। दूसरा जो महत्वपूर्ण जो शिलालेख है वो है भाब्रू का शिलालेख, जो लगभग 30वीं शताब्दी ईसा पूर्व का ये शिलालेख है। मौर्य सम्राट अशोक के समकालीन इसे माना जाता है और ये अशोक का भाब्रू शिलालेख जो ये है ये बैराट की बीजक की पहाड़ी से 1837 ईस्वी में कैप्टन रॉबर्ट बर्ट के द्वारा इसे जो है खोजा गया है। ये जो आप ये पिक्स देख रहे हैं वर्तमान के अंदर, इस शिलालेख को, भाब्रू के इस शिलालेख को कलकत्ता म्यूजियम के अंदर इसे रखा गया है। यह शिलालेख भी जो है ब्राह्मी लिपि के अंदर उत्कीर्ण किया गया है और एक प्रकार से ये लघु शिलालेख है। एक तो शिलालेख होते हैं वह शिलालेख जो बहुत बड़े शिलालेख होते हैं, किसी चट्टान के ऊपर लिखे हुए मिलते हैं, बड़ी चट्टान के ऊपर, और ये लघु शिलालेख की श्रेणी के अंदर आता है। अगर इससे ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित अगर जानकारी की हम बात करें तो इस शिलालेख के अंदर अशोक के द्वारा, सम्राट अशोक के द्वारा त्रिरत्न बौद्ध धर्म और संघ में आस्था प्रकट की गई है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म के प्रति अपनी आस्था को ये शिलालेख प्रकट करता है और ऐसा इस शिलालेख के आधार पर माना जाता है कि अशोक के द्वारा ये जो है बौद्ध धर्म का जो है एक तरह से स्वीकार कर लिया गया था या बौद्ध धर्म का वो अनुयायी था। साथ ही साथ ये राजस्थान के अंदर प्राप्त हुआ है, तो ऐसा अपन अनुमान लगा सकते हैं कि राजस्थान के अंदर इस समय मौर्य शासन के जो है अधीन रहा होगा या मौर्य शासन के होने के प्रमाण भी इस शिलालेख से मिलते हैं। इसके अंदर अशोक को मगधी राज कहा गया है, यानी कि अशोक को मगध का राजा इसे बताया गया है, जिसका शासन एक तरह से राजस्थान की सीमाओं तक था। तो बाबरू का शिलालेख मूल रूप से अशोककालीन है और वर्तमान के अंदर ये कलकत्ता म्यूजियम के अंदर ये रखा हुआ है।
इस शिलालेख से तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के अंदर राजस्थान में बौद्ध धर्म के अनुयायी होने और मौर्य शासन काल के अंदर मौर्य शासन के अधीन होने के प्रमाण इससे मिलते हैं। तीसरा जो अहम शिलालेख है वो है घुसुंडी बावड़ी का शिलालेख, जो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का शिलालेख है। यह शिलालेख चित्तौड़ के पास एक छोटा सा गांव है घुसुंडी, उस गांव से हमें प्राप्त हुआ है, जो कि संस्कृत भाषा और ब्राह्मी लिपि के अंदर लिखा हुआ। इस शिलालेख के अंदर एक श्री कृष्ण और वासुदेव यानी कृष्ण और बलराम के मंदिर के चारों तरफ एक पत्थर की दीवार बनाने और सवतार द्वारा अश्वमेध यज्ञ करने का जो है उल्लेख इसमें मिलता है। तो जैसे इसमें बताया गया है कि इसमें वासुदेव या कृष्ण के पूजा करके चारों ओर एक दीवार बनानी, यानी कि वासुदेव से तात्पर्य, कृष्ण से तात्पर्य भागवत धर्म से। तो इस काल के अंदर लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के अंदर राजस्थान में भागवत या वैष्णव धर्म के प्रचार प्रसार से संबंधित जानकारी हमें प्राप्त होती है। दूसरी, इसमें अश्वमेध यज्ञ करने का भी उल्लेख हमें मिलता है। तो राजस्थान के इतिहास में जो सबसे प्राचीनतम शिलालेख है जिससे हमें अश्वमेध यज्ञ करने की जानकारी प्राप्त होती है, वो आपका घुसुंडी बावड़ी का ये शिलालेख है। साथ ही साथ में यह राजस्थान में भागवत धर्म से संबंधित सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख से माना जाता है। तो राजस्थान में भागवत या वैष्णव धर्म से संबंधित के प्रचार और अश्वमेध यज्ञ से संबंधित जो जानकारी का अहम जो स्रोत माना जाता है वो है घुसुंडी बावड़ी का शिलालेख। तो एक तरह से कह सकते हैं कि हमें ऐतिहासिक के साथ साथ धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास की जानकारी भी हमें इससे प्राप्त हो रही है। नेक्स्ट जो शिलालेख है, जो महत्वपूर्ण शिलालेख है, वो है मानमोरी का शिलालेख। ये लगभग 713 ईस्वी का ये शिलालेख है और यह जो शिलालेख है चित्तौड़ के समीप मानसरोवर जो झील बनी हुई है उसके एक स्तंभ के ऊपर जो है उत्कीर्ण से किया गया था। कहते हैं कि एक बार इस शिलालेख को कर्नल जेम्स टोड जो है जहाज के ऊपर लाद कर इसको इंग्लैंड लेके जा रहे थे, लेकिन किसी कारणवश जो है जहाज ही इतना भारी शिलालेख था कि ये जहाज ही इससे डूबने लगा, तो इसको जो है समुद्र के अंदर इस मानमोरी के शिलालेख को डुबा दिया गया। लेकिन इस चीज के ऊपर, इस शिलालेख के ऊपर किस चीज की जानकारी उपलब्ध थी या क्या उत्कीर्ण किया गया था इस शिलालेख के अंदर, इसकी जानकारी हमें कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक दी एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान से हमें प्राप्त होती है। अगर ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित अगर जानकारी की हम बात करें, सांस्कृतिक इतिहास के निर्माण से संबंधित अगर हम जानकारी की बात करें, तो इस शिलालेख में अमृत मंथन करने का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। साथ ही साथ में विभिन्न प्रकार के कर लगाने और मौर्य शासक, जैसे हमने पहले भी पढ़ा है कि भाबरू के शिलालेख से भी हमें मौर्य शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है या राजस्थान के मौर्य शासन के अधीन होने से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। तो इसमें भी 4 मौर्य शासकों महेश्वर, भीम, भोज और मान का उल्लेख इसमें किया गया है। साथ ही चित्तौड़ दुर्ग के निर्माता मौर्य शासक चित्तांगन का भी उल्लेख इसमें प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि इस शिलालेख से हमें चित्तौड़ दुर्ग का जो निर्माण है वो चित्रांगन मौर्य के द्वारा कराया गया है, ऐसी जानकारी भी हमें इससे प्राप्त होती है। राजा मान के द्वारा मानसरोवर झील का निर्माण करवाना, ऐतिहासिक दृष्टि से इस वंश को तक्षक वंश से भी संबंधित होने और अग्निवंश से उत्पन्न होने का उल्लेख इसके अंदर किया गया है। साथ ही साथ में अनेक इसके जो लेखक हैं, इसको जो लिखने वाले हैं, उत्कीर्ण करते हैं, उनका उल्लेख भी इसमें किया गया है। तो मानमौरी के शिलालेख से भी हमें मौर्य वंशी शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। राजस्थान के अंदर मौर्य वंश के अधिकार क्षेत्र की से संबंधित पुष्टि शिलालेख के द्वारा होती है। इसके बाद अगला जो महत्वपूर्ण जो शिलालेख है वो है कर्णसंवा का लेख, जो 738 ईस्वी का ये शिलालेख है। कर्णसंवा कोटा जिले के पास एक गांव है कोटा के अंदर, जिसके शिवालय से ये शिलालेख प्राप्त हुआ है, जिससे मौर्य वंशी राजा धवल देव का उल्लेख इसमें मिलता है। तो इसमें भी हमें मौर्य वंश के से संबंधित जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो 3 ऐसे अहम शिलालेख हैं। पहला जो आपका भाबरू का शिलालेख, दूसरा मानमोरी का शिलालेख और तीसरा कंसवा का शिलालेख जो ये है, इन तीनों से राजस्थान के अंदर मौर्य वंश से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। यानी कि इन 3 शिलालेखों से हमें राजस्थान के प्राचीन काल के अंदर, प्राचीन काल में मौर्य शासन के अधीन रहा है या मौर्य वंश से संबंधित जानकारी हमें प्राप्त होती है। इसके बाद है चाटसू की प्रशस्ति। प्रशस्ति मैंने आपको बताया था कि प्रशस्ति का तात्पर्य है प्रशंसा, किसी राजा की प्रशंसा में या किसी वंश की प्रशंसा के अंदर जो लिखवाया जाता है, जो शिलालेख लिखवाया जाता है, उससे संबंधित जानकारी इसमें मिलती है।
जिसके अंदर उस राजा के द्वारा जो विजय अभियान चलाए गए, जो उसके द्वारा सैनिक अभियान किए गए, जो उसकी प्रशासनिक उपलब्धियां रही है, राजनीतिक उपलब्धियां रही हैं, इसके अलावा उसके सांस्कृतिक जनजीवन के बारे में उस क्षेत्र की समस्त जानकारी इसमें मिलती है। तो 400 की प्रशस्ति जो जयपुर के 400 से प्राप्त हुई है, और इस लेख में गुहिल वंशी शासकों की वंशावली इसके अंदर में मिलती है, उनके विजय अभियानों से संबंधित जानकारी इसमें प्राप्त होती है। नेक्स्ट जो शिलालेख है वो है घटियाला का शिलालेख। 861 ईस्वी का ये शिलालेख है, जो घटियाला जोधपुर के किसी एक जैन मंदिर है जिसे माता की शाल बोला जाता है, उसके निकट एक स्तंभ से के ऊपर ये उत्कीर्ण किया गया था। इसमें प्रतिहार नरेश कुक्कुट की विजय गाथा और उसके जन कल्याणकारी कार्यों का इसमें उल्लेख किया गया है। कुक्कुट द्वारा रोहसी कूप, जिसे इसका पुराना जो नाम है वो घटियाला का जो पुराना नाम है वो रोहसी कूप है, जिसमें आभीरों के उपद्रव को समाप्त करने तथा वहां शांति स्थापित करने का उल्लेख मिलता है। साथ ही मग जाति के ब्राह्मणों का भी वर्णन इसमें किया गया है। तो घटियाला का जो शिलालेख है मूल रूप से प्रतिहार कालीन जो इतिहास या ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित जानकारी हमें उपलब्ध करवाता है। इसी प्रकार जो दूसरा शिलालेख है वो घटियाला का ही शिलालेख है। वहां पर दो शिलालेख वहां पर हमें उपलब्ध होते हैं। दूसरे शिलालेख से हमें गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति और उनकी वंशावली से संबंधित जो है जानकारी हमें प्राप्त होती है। इस शिलालेख में उल्लेख किया गया है कि एक हरिश्चंद्र नामक ब्राह्मण, जो कि रोहलिद के नाम से भी जाना जाता था, उसकी ब्राह्मण स्त्री से उत्पन्न ब्राह्मण प्रतिहार कहलाए और क्षत्रिय स्त्री से उत्पन्न क्षत्रिय प्रतिहार जो है कहलाए। इस वंश के अंदर हरिश्चंद्र की लगभग 4 संतानें हुई, जिनके द्वारा मंडोर के ऊपर विजय जो है स्थापित की गई। हरिश्चंद्र के पश्चात जो अनेक उसके उत्तराधिकारी हुए, और इन उत्तराधिकारियों में एक नागभट्ट नामक एक शासक हुआ जिसने मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि वह कौन सा शासक था जिसके द्वारा मेड़ता को प्रारंभिक राजधानी बनाया गया, तो वो था नागभट्ट, जो कौन से वंश से संबंधित है, जो कि मूल रूप से गुर्जर प्रतिहारों से संबंधित है। नागभट्ट के पश्चात अनेक शासकों, जिसमें भोज, यशोवर्धन, चंदुक, सिलुक, छोट, कक, बाउक आदि का उल्लेख इसमें मिलता है। बाउक के पश्चात उसका जो भाई था कुक्कुक, जो उसका शासन का उल्लेख इसमें मिलता है। और इस लेख में उस ये जो लेख है वो मूल रूप से कुक्कुक के समय का लिखा हुआ है, और इस शिलालेख का अंतिम जो श्लोक है वो भी उसी के द्वारा लिखा गया, यानी इस शासक के द्वारा जो है अंतिम श्लोक जो है इस शिलालेख का वह लिखा गया है, जिससे उस समय के राजाओं की विद्वत्ता एवं शौर्य का भी पता इससे पड़ता है। तो इस प्रकार मंडोर का शिलालेख, घटियाला के दोनों शिलालेखों से हमें गुर्जर प्रतिहारों से संबंधित जो है जानकारी हमें प्राप्त होती है। नेक्स्ट जो शिलालेख है हमारा वो है बिजोलिया का शिलालेख, जो लगभग 1170 ईस्वी का शिलालेख है, और राजस्थान के इतिहास से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी इस शिलालेख से हमें मिलती है। बिजोलिया जो मूल रूप से वर्तमान में भीलवाड़ा क्षेत्र के अंदर आता है, और यह जो बिजोलिया के अंदर एक मंदिर बना हुआ है पार्श्वनाथ का मंदिर। पार्श्वनाथ के मंदिर के समीप ही एक चट्टान के ऊपर यह जो शिलालेख अंकित है, जिसमें एक जैन शावक लोलाक ने पार्श्वनाथ मंदिर और उसके कुंड के निर्माण की स्मृति में से लगाया था। आप ये सेकंड पिक्स जो आप देख रहे हैं ये मूल रूप से उसी शिलालेख से संबंधित है। ये शिलालेख का जो इस चट्टान पर उत्कीर्ण किया गया है। इसमें मूल रूप से चौहान वंश से संबंधित, जो राजस्थान के अंदर चौहानों के द्वारा जो शासन व्यवस्था की गई उससे संबंधित जो जानकारी इसमें प्राप्त होती है। इसमें सांबर और अजमेर की चौहान शासकों की वंशावली एवं उपलब्धियों की जानकारी इसमें प्राप्त होती है। इसमें विशेष रूप से चौहानों को विप्र गोत्र का जो है इसे ब्राह्मण इसे बताया गया है। इसी आधार के ऊपर डॉक्टर दशरथ शर्मा, जो राजस्थान के इतिहास के एक बहुत बड़े जो इतिहासकार माने जाते हैं, इन्होंने अपनी पुस्तक के अंदर चौहानों को इसी शिलालेख के आधार के ऊपर ब्राह्मण कुल से संबंधित बताया है। तो इस शिलालेख के अंदर चौहानों को मूल रूप से विप्र गोत्र का जो है वस्त्र गोत्र का इसके अंदर इसे ब्राह्मण इसे कहा गया है, जिस आधार के ऊपर चौहानों को जो है मूल रूप से ब्राह्मण कुल से संबंधित माना जाता है। साथ ही साथ में इस शिलालेख में राजस्थान की कुछ प्राचीन नगरों के संबंधित जानकारी मिलती है, उनके प्राचीन नामकरण से संबंधित जानकारी हमें मिलती है। जैसे इस शिलालेख में जालोर का जो पुराना नाम है, जालोर के अंदर भी मूल रूप से चौहान का राज रहा है, और चौहानों के समय इसका जो पुराना जो इसका नाम था वो था जवाली। नाडोल का नाम नड्डुल,
सांबर जिसे साक्यभरी के नाम से जाना जाता था, दिल्ली जिसे डिल्लिका के नाम से जाना जाता था, भीनमाल जिसे श्रीमाल के नाम से जाना जाता था, मांडलगढ़ जिसे मंडलगढ़, बिजोलिया जहाँ से इस शिलालेख में प्राप्त होता है उसे विंध्यवल्ली के नाम से, नागदा नागदह के नाम से आदि का उल्लेख इसमें मिलता है। यानी कि प्राचीन नामों से संबंधित जानकारी भी हमें इसमें मिलती है। साथ ही साथ में इसमें भूमि अनुदान दिए जाने का भी उल्लेख मिलता है जिसे डोहली कहा गया है। और इस लेख के यानी कि इस शिलालेख की जो रचयिता है वो गुणभद्र और इसे उत्कीर्ण करने वाले जो है गोविंद का उल्लेख इसमें किया गया है। तो राजस्थान में मूल रूप से चौहानों की वंशावलियों से संबंधित और राजस्थान के प्राचीन नगरों के नामों से संबंधित या नामकरण से संबंधित जो जानकारी से संबंधित एक अहम शिलालेख ही है। इसमें मूल रूप से चौहानों को ब्राह्मण कुल से संबंधित बताया गया है और इसी शिलालेख के आधार के ऊपर राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर दशरथ शर्मा ने चौहानों को ब्राह्मण कुल से संबंधित माना है। तो इतिहास के निर्माण की दृष्टि से ये ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित जो जानकारी इसमें हमें प्राप्त होती है। आगामी क्लासेस के अंदर हम इससे बाद के जो महत्वपूर्ण जो शिलालेख है उनके ऊपर चर्चा करेंगे। थैंक यू।